आज हम चर्चा करेंगे भारत की दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी की, जो लगातार 3 चुनावी सफलता के बावजूद भी कहीं ना कहीं उलझी हुई दिखती है और कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि उसका जो इकोनॉमिक एजेंडा है वो इन फैक्ट्स एंड फिगर अलग तरह की बात करता है और जो रियलिटी फैक्ट चेक है वो अलग तरह की बातें करते हैं। राजनीतिक तौर पर 11 साल से सत्ता संभाल रहे नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी कराई है। मोदी की लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी के पुरानी लीडरशिप से थोड़ी अलग है। उसमें वाजपेयी जैसे लिबरलाइजेशन का पुट नहीं है। मैं अगर कहूं तो लाल कृष्ण आडवाणी जैसी शार्पनेस नहीं है। शार्पनेस कहने का मतलब राजनीतिक सफलता से मैं नहीं कह रहा हूं। मैं एक छोटे से वाकये की बात कहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता खो चुकी थी तो किस प्रकार उस समय के जाने माने पत्रकार टीवीआर सेनाए के बेटी की शादी में लाल कृष्ण आडवाणी जब मायावती के साथ बैठे तो उन्होंने यह निश्चित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की वापसी तो होगी लेकिन नए सामाजिक समीकरणों के साथ होगी। आज की भारतीय जनता पार्टी इस तरह के शार्पनेस के साथ निश्चित तौर पर राजनीतिक डील करती है, लेकिन जो एक फासला है स्टेट लीडरशिप और सेंट्रल लीडरशिप के सोच के बीच में, उस फासले को मिटाने के लिए उस तरह की कोशिश करते हुए नहीं दिखाई देती, या दिखती भी है तो उसमें रणनीतिक तौर पर वो डेमोक्रेसी नहीं झलकती जहां हर किसी को बराबर की साझेदारी के साथ बात रखने का अवसर प्राप्त हो। मोदी की शैली या अमित शाह की शैली निश्चित तौर पर अलग है और इस अलगाव ने ही भारतीय जनता पार्टी को वो राजनीतिक सफलता दिलाई है, क्योंकि वाजपेयी आडवाणी की जोड़ी वो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन करने में असफल रही जो इस जोड़ी ने किया है। निश्चित तौर पर कल्याण सिंह सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के चेहरे थे, उमा भारती चेहरा थी, शिवराज सिंह चौहान चेहरे थे। कल्याण सिंह ने बड़ी सफलता पाई, लेकिन उस सफलता के साथ भारतीय जनता पार्टी में जो अपनी यात्रा को कंटिन्यू नहीं कर पाए, उससे भाजपा को कितना नुकसान हुआ या कल्याण सिंह को कितना नुकसान हुआ वो तो अलग विवेचना का विषय है, या उमा भारती के साथ जिस प्रकार उनकी राजनीतिक यात्रा रही उसका क्या नफा या नुकसान रहा वो भी अलग विषय है। मैं दूसरे विषय की बात करता हूं। मैं मोटे तौर पर यह कहना चाहता हूं कि वाजपेयी और आडवाणी के समय जसवंत सिंह, अरुण जेटली, प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू, अनंत कुमार और इस लेयर के नीचे राजीव प्रताप रूढ़ी, शहनवाज हुसैन, निर्मला सीतारमन, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह और खुद प्रधानमंत्री मोदी, एक लेयर्ड आर्किटेक्चर था। और वो आर्किटेक्चर ऐसा था जिसमें जैसे आज की डेट में आप देखें तो मोदी की अपनी लोकप्रियता है, अमित शाह की भी लोकप्रियता है, जोगी की भी लोकप्रियता है, देवेंद्र फडणवीस की भी लोकप्रियता है। लेकिन उस दौर में देखें वो जो ग्लैमरस लुक था भारतीय जनता पार्टी का, वो ग्लैमरस लुक हर किसी को जगह और स्थान देने की वजह से था। नितिन गडकरी भी लोकप्रिय माने जाते हैं। प्रधानमंत्री ने आज एक चर्चा की थी कि अमित शाह सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री रहे।
लेकिन जब ये चर्चा हो रही थी तो मुझे एक चीज समझ में आ रही थी कि अडवाणी जिस प्रकार से वाजपेयी के नीचे लंबे समय तक वो प्रधानमंत्री रहे, और वाजपेयी जी को यह स्पष्ट तौर पर पता था कि उन्हें अडवाणी से कोई खतरा नहीं है, नहीं तो देवीलाल उप प्रधानमंत्री रहे हो या सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री रहे हो, उप प्रधानमंत्रियों से प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर राजनीतिक तौर पर खतरा रहा है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था, वो क्यों थोड़ा उलझती हुई दिखती है? सत्ता संघर्ष सतही तौर पर दिखाई नहीं देता, लेकिन आंतरिक तौर पर, जैसे महाराष्ट्र की जो स्थिति है, वहां देखें कि किस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो राज ठाकरे से भी मिलते हैं और वो उद्धव ठाकरे से भी मिलते हैं। सवाल ये है कि वो ऐसा करके क्या हासिल कर पाएंगे? सत्ता को टिकाए रखना भारतीय जनता पार्टी की कभी प्राथमिकता नहीं रही, लेकिन सत्ता कितनी आवश्यक है इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी में तरह तरह के मत हैं। एक समय था कि यह तय था कि सत्ता तभी टिकाए रखनी है जब हमें अपने सिद्धांतों से समझौता ना करना पड़े या मिनिमम समझौता करना पड़े। उस समय भी सत्ता टिकी। वाजपेयी जी ने बोला कि मैं ऐसी सत्ता को, जहां कैश फॉर वोट की बात थी या वोट को पलटने की बात थी, चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। वो दौर खत्म हुआ। मोदी और शाह की जोड़ी ने भारतीय जनता पार्टी को वो सफलताएं दिलाई जिन सफलताओं पर चढ़कर भारतीय जनता पार्टी ने राम जन्मभूमि के मुद्दे को एक तार्किक अंत दिया, 370 जैसे महत्वपूर्ण एजेंडे को पूरा किया। लेकिन जब इकोनॉमिक पॉलिसी की बात आती है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात आती है, तो निश्चित तौर पर इनइक्वलिटी का जो राइज है या पैसे का जो वैल्यूएशन बढ़ा है, यानी मुख्य तौर पर स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए जो पैसे का मोल बढ़ा है, जिसकी चर्चा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने पिछले दिनों में की, वो लोगों को पैनिक करने वाला है। दिल्ली और एनसीआर या मुंबई या पुणे या हैदराबाद या बड़े शहर बेंगलोर हो या गुजरात का अहमदाबाद हो, यहां पर जीवन चलाने के लिए, अगर आपको अपने घर में जीवन चलाना है, तो अगर आपको 3 BHK एक फ्लैट खरीदना है जो 1200-1500 स्क्वायर फीट का है, तो उसके लिए करोड़ों में आपके पास रकम होनी चाहिए। फिर आपकी पूंजी छोटी पड़ने लगती है, आपकी सैलरी छोटी पड़ने लगती है, आपका इनकम छोटा पड़ने लगता है। मैंने महानगरों में देखा है कि एक डेंगू और एक मलेरिया के इलाज में कैसे हजारों लाखों के वारे न्यारे हो जाते हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डेंगू और मलेरिया जैसे केसेस में कितना चार्ज करते हैं। भारत सरकार की आयुष्मान योजना बड़े अस्पतालों तक पहुंची है या नहीं पहुंची है? और सरकारी अस्पताल क्या ये दमखम रख रहे हैं कि इतने बड़े पॉपुलेशन को जरूरत पड़ने पर वो अपने अंदर समेट सके? प्रधानमंत्री अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक विजन है, इकोनॉमिक एजेंडा है, जिस प्रकार भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में सेना को इस बात की जरूरत महसूस हुई कि उसको अगले पीढ़ी की लड़ाई के लिए तैयार रहने के लिए मजबूत इंजन की आवश्यकता है, डिफेंस सिस्टम की आवश्यकता है, ड्रोन्स की आवश्यकता है। उसको लेकर जिस प्रकार की नीतियां वर्षों पहले या 90s में बनाई जानी चाहिए थी, वो वर्षों बाद बन रही है। इसके लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जिम्मेदार नहीं है। निश्चित तौर पर मिलीजुली सरकारों और कांग्रेस की कोटा परमिट के राज ने या लिबरलाइजेशन के बाद भी नरसिम्हा राव के बाद जो एक मिलीजुली सरकारों का दौर रहा, या मनमोहन सिंह की सरकार में जिस तरह से सत्ता के 2 केंद्र रहे,
या जिस प्रकार मनमोहन सिंह को वो प्रोटेक्शन नहीं मिला जो नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री रहते हुए एक वित्त मंत्री के तौर पर उन्हें मिला था, जिसकी वजह से वो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करने में सफल हुए, जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आज भारत की रीढ़ बना हुआ है। कॉम्प्लेक्स होते वैश्विक वातावरण में नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी की नींव रखी और आज जिस प्रकार से भारत, रूस, चीन और अमेरिका को एक साथ साधता हुआ दिखता है, एफटीए के लिए जिस तरह की मारामारी है, उन सब के बीच इकोनॉमिक विजन को लेकर राइट विंग बीजेपी को एक क्लियरिटी होनी चाहिए कि आम आदमी कसा हुआ महसूस कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी जीएसटी को लेकर हो सकता है वो 2 स्लैब लेकर आ जाए जिसमें 12% और 5% की बात हो, लेकिन मैं पूछता हूं कि वो बड़े स्लैब जिसको आज तक आम लोग, कॉमन लोग भोगते रहे, ढूंढते रहे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर रसिया से हम तेल ला रहे हैं तो वो क्या आम नागरिकों तक उसका लाभ पहुंच रहा है? इसके निर्णय कौन लेगा? बारिश में मुंबई और दिल्ली जैसे महानगर पस्त होते दिखाई देते हैं। हर पॉलिसीज में सुप्रीम कोर्ट को अंदर आना पड़ता है। जिस प्रकार से जाति, धर्म और भाषा के आधार पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं और जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाओं के इंटीग्रिटी को अपोजिशन के द्वारा टारगेट किया जा रहा है, ऐसे स्थिति में राज सत्ता, जो सत्ताधारी दल है, उसके पास क्या विकल्प हैं? किस प्रकार वो लोगों की इस समस्या को एड्रेस करने में सफल होगी? वो सिर्फ एग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस से लोगों को यह नहीं समझाया जा सकता। उसके लिए संवाद की आवश्यकता है और संवाद ऐसा होना चाहिए कि ऐसा दिखे कि ऊपर की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति सीधे तौर पर नीचे के लोगों से संवाद करने की इच्छा रखता है या संवाद करता है। मैं मीडिया से संवाद की बात नहीं कह रहा हूं। प्रधानमंत्री लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, फिर भी उनकी छवि इस तरह की बनाई गई है कि वो सहज जन के लिए सुलभ नहीं है। तो ऐसा नहीं है। उनके अपने चैनल और नेटवर्क हैं, उस नेटवर्क के माध्यम से वो लोगों से जुड़े रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कोर काडर है वो अपने को कहां पाता है इन 11 साल की सत्ता में? भारतीय जनता पार्टी के वो कौन से चेहरे हैं जो आने वाले 10 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई करेंगे? 10 और 15 साल वर्षों के बाद अगुवाई करने वाले उन नेताओं की फैन फॉलोइंग क्या है? क्या वो हिंदी पट्टी में स्वीकार्य हैं जो आपका मजबूत गढ़ रहा है? मैं योगी आदित्यनाथ की भी बात नहीं करता कि 10-15 साल बाद वो करेंगे। मैं तो योगी के बाद की बात करता हूं, अमित शाह, योगी, इस लीडरशिप के बाद की बात करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का अध्यक्ष कौन है? भारतीय जनता पार्टी के वो 5 महासचिव कौन हैं? अध्यक्ष पद की घोषणा अभी तक क्यों नहीं हो रही है? दक्षिणपंथी पार्टी को लंबे समय पर सत्ता में बने रहने के लिए इन सारे सवालों को एड्रेस करना पड़ेगा। राजनीति अपने जगह सही है, आपके विपक्षी आपके ऊपर सवाल उठाते रहेंगे, लेकिन आपको भी पता है कि विपक्ष उस दमखम के साथ इकट्ठा नहीं है, वो बटे हुए हैं। वो महज चुनावों के लिए इकट्ठे होते हैं। बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं। बिहार में सुशील कुमार मोदी के बाद उस तरह की सोच और समझ रखने वाला भारतीय जनता पार्टी का नेता कौन है? क्यों ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी स्टेट में पॉपुलर लीडर्स को छोड़कर उस तरह की लीडरशिप को अवसर देती है जो उस तरह के लोकप्रिय चेहरे नहीं रहे हैं, वो संगठन के आदमी रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप को यह समझना चाहिए कि कांग्रेस की पैटर्न की पॉलिटिक्स भाजपा के साथ नहीं की जा सकती। भाजपा एक अलग तरह की काडर बेस्ड पार्टी है।
ये अपने मातृ संगठन से भी जुड़ी हुई है और उस संगठन के लोग आकर भारतीय जनता पार्टी को विस्तारित करने के लिए अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं। खुद प्रधानमंत्री इस तरह की परंपरा से आते हैं। ऐसी परंपराओं की लंबी किस्त है। सुंदर सिंह भंडारी का नाम ले, गोविंदाचार्य का नाम ले आप, या कुशाभाऊ ठाकरे का नाम ले, इस तरह की पीढ़ी रही है। आज वो पीढ़ी कौन सी है? निश्चित तौर पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पार्टी कमजोर हुई है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से सुंदर सिंह भंडारी, कुशाभाऊ ठाकरे या गोविंदाचार्य जैसे लोग आम लोगों और आम जनमानस और आम कार्यकर्ताओं के बीच वो गठजोड़ बना लिया करते थे, क्या भाजपा में आज भी वो कायम है? और अगर कायम नहीं है तो उसको कायम करने की आवश्यकता है। वो आपका पॉजिटिव आउटलुक है। उस आउटलुक को हमें क्यों चेंज करना है? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जोड़ी ने हमें दूसरे राजनीतिक दलों के ऊपर सहज तर पर बढ़ोतरी दे दी है। तो उसके साथ अगर हम अपने नैसर्गिक गुणों के साथ राजनीति करेंगे तो निश्चित तौर पर और आगे जाने की क्षमता रखेंगे। लेकिन इसके अलावा कुछ चीजें हैं जिसको बीजेपी को सोचना पड़ेगा। खासकर टीवी डिबेट में जिस तरह से प्रवक्ताओं का समूह बात करता है वो बहुत ही सराहनीय विषय नहीं है। आप इसके लिए दूसरे को दोष नहीं दे सकते हैं। बहुत सारे टीवी चैनल ऐसे हुए हैं जब हम विपक्ष में रहे और हमें पता है कि इनका समर्थन एक खास आइडियोलॉजी के प्रति है, फिर भी हम जाते रहे। खुद प्रधानमंत्री जब महासचिव रहे वो गए हैं, उन्होंने मीडिया को फेस किया है। तो फिर हमारे प्रवक्ता इस तरह के डिबेट्स में जाते ही क्यों हैं? और अगर वो जा रहे हैं तो उस डिबेट का जो मतलब भारतीय जनता पार्टी की एक पहचान होती थी, जब निर्मला जी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेती थी या राजीव प्रताप रूढ़ी लेते थे या सुषमा जी लेती थी या अरुण जेटली लेते थे या समय समय पर प्रवक्ताओं का नया झुंड आता था, शाहनवाज हुसैन भी लिया करते थे, उस तरह के स्पोक्स पर्सन्स की आवश्यकता है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब आप अपने काम को सुगम और सरल भाषा में डिफेंड नहीं कर पाते। हमने बहुत काम किया है, शायद और कोई नेतृत्व रहता तो आज जो वैश्विक स्थिति है और जिस तरह से इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर है उसमें वो नेतृत्व उस तरह से इतनी तेजी के साथ रूस, चीन और अमेरिका के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश नहीं कर पाता जिस प्रकार की ये सरकार कर रही है। लेकिन जिस ढंग से लोगों के बीच में उसको लेकर भले ही वो थोड़ा सा ही समूह हो, बातें होती है, उसको भी काउंटर करने की आवश्यकता है। इकोनॉमिक पॉलिसी को कॉमन आदमी, आपने बिल्कुल पिछड़े के लिए तो उसके अन्न की सिक्योरिटी दे दी, उसके सोशल सिक्योरिटीज को बढ़ा दिया, लेकिन जो 20, 30, 40 करोड़ की आबादी है, जो 30,000, 40,000, 50,000 रुपए या जो मिडिल क्लास है जो और भी सीमित है, उस मिडिल क्लास के बोझ को कम करने की आवश्यकता है। बहुत छोटी छोटी चीजें की जा सकती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने लाल किले से बोलते हुए मोटापे की समस्या को सामने रखा है। जिस प्रकार लोगों के अंदर खान पान को लेकर एक नई प्रकार की चलन और ललक पैदा हुई है, उसके लिए हमें यह सोचना सोचना चाहिए कि 9 बजे पहुंचने के लिए महानगरों में कितनी भागा दौड़ है। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि कोई ऑफिस 8 बजे चालू है, कोई 9 बजे, कोई 10 बजे, कोई 11 बजे? सिविल सर्वेंट्स की भी स्थिति ठीक नहीं है। विद्यार्थी जो इतना पढ़ लिख कर जाते हैं, आप देखो उनके ऊपर क्या दबाव है। नीचे के स्तर पर 10 साल और 15 इनिशियल जो उनकी 9-10 साल की सर्विस होती है, उस सर्विस में वो ऊपर के दबाव से दबे रहते हैं और जब सर्विस बड़ी होती है तो वो राजनीतिक दबाव से दबे रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, प्रधानमंत्री जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनकी स्थिति अलग होगी, गृह मंत्री जो करते हैं उनकी स्थिति अलग होगी, लेकिन मुट्ठी भर के सिविल सर्वेंट इतने बड़े लोगों के साथ काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं, उन्होंने
बहुत बड़ा डिलीवर किया और बहुत पॉपुलर भी हैं, लेकिन वो सिविल सर्वेंट या अधिकारियों के साथ किस तरह से बात करते हैं। बड़ी मेहनत और परिश्रम के साथ ज्ञान हासिल करके लोग वहां पहुंचते हैं। उन अधिकारियों के पास बहुत सीमित स्कोप है कुछ करने का। उनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, उनको अवसर देने की जरूरत है, कार्यशैली में ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। आप महानगरों के जो स्कूल्स हैं उनकी स्थिति देखिए भाई, साख की क्या बात कहिएगा। उनको पता है यहां प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, यहां बगल में चीफ मिनिस्टर बैठते हैं शहरों की राजधानियों में, लेकिन वहां के स्कूलों की मनमानी देख लीजिए। नई एजुकेशन पॉलिसी है, फिर भी वो गार्जियन को बुला के ये कह सकते हैं कि आपका बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है, इसे रोकेंगे। उनकी हिम्मत इतनी कहां से आती है। थानों की स्थिति देखिए, आईपीएस अधिकारियों की भी कहीं कहीं स्थिति को देखिए। आईएएस अधिकारी तो समन्वय और बिठाने में ही व्यस्त हैं, बाकी सिविल सर्वेंट्स को लेकर एक गहन चिंतन होनी चाहिए। तो इन सारी परिस्थितियों में और इन सारी स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को आज एक जरूरत है कि आज का भारत, इसके सामने क्या चुनौतियां हैं, क्या सपने हैं और क्या है। और बीजेपी का जो कोर वोटर रहा है, जब 2 सीटें थी उस समय भी वोट किया, जो 88 सीटें 80 सीटें आई उस समय भी वोट किया। उस कोर वोटर के लिए हम क्या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और नए लोगों को जोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं। राजनीतिक नेतृत्व को इस आधार पर सोचने की आवश्यकता है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर निश्चित तौर पर संवाद कायम है और संवाद के माध्यम से ही निर्णय होते हैं। लेकिन इस चीज का एहसास, ये चीज प्रोपोगेट होनी चाहिए, रेप्लिकेट होनी चाहिए, आम जनमानस में होनी चाहिए कि हाँ, सिर्फ मोदी जी के कहने से चीजें नहीं हो रही है, सिर्फ गृह मंत्री के कहने से चीजें नहीं होती हैं, रक्षा मंत्री के कहने से चीजें नहीं होती, या नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान के कहने से नहीं होती है। प्रदेश अध्यक्षों की भी सुनी जाती है, जिला अध्यक्षों की भी सुनी जाती है। वो कैडर जिसकी 2-3 पीढ़ियां खप गई, उसको भी सुना जाता है। सिर्फ सिंबॉलिक पॉलिटिक्स की राजनीति को बंद करने की आवश्यकता है और आवश्यकता है आज के इश्यूज को आने वाले 4 सालों में एड्रेस करने के लिए। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए अगला चुनाव भी कोई कठिनाई लेकर नहीं आएगा। ये मेरे विचार भारतीय जनता पार्टी को लेकर थे। कैसे लगे मुझे बताने की निश्चित तौर पर रीच करने की कोशिश कीजिए।